हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 4th एग्रीकल्चर कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने जियोग्राफी के चैप्टर 1st की भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप वो देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। तो कहता है कि जो खेती बाड़ी की दृष्टि से ना भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, तो खेती बाड़ी की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो कहता है कि 2/3, ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, एंगेज होता है कि शामिल है। ठीक है, तो यहाँ लगे होना है। तो कहता है कि 2/3 जो इसकी जनसंख्या है ना, वो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी, खेती बाड़ी एक्टिविटी में लगी हुई है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो कहता है कि जो खेती बाड़ी है ना, जो प्रारंभिक गतिविधि है, ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। प्रोड्यूसेस होता है उत्पन्न करना, ठीक है, पैदा करना। तो कहता है कि जो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मुढ़ली क्रिया है, ठीक है, तो जो हमारे लिए प्रोड्यूस पैदा करती है, फूड भोजन पैदा करती है, वी कंज्यूम, तो जिसको हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम होता है खपतकार, खपत करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर में वीट पैदा होती है या राइस पैदा होते हैं, ठीक है, तो उन राइस जो वीट जो उनको हम खाते हैं। ठीक है, तो हम कंज्यूमर हो गए। ठीक है, बिसाइड्स फूड ग्रेन इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। कहता है अनाज के अलावा यह अलग अलग उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करती है। ठीक है, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, कच्चे माल के लिए खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे शुगर मिल है, तो शुगर बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए। तो गन्ना कहाँ से मिलेगा, खेती बाड़ी से मिलेगा। जैसे हमारा टेक्सटाइल उद्योग है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाले उद्योग है, उनको कपड़ा बनाने के लिए कॉटन कहाँ से चाहिए, वो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इस तरह कहता है कि बहुत सारे उद्योग है जो अपने जो रॉ मटेरियल के लिए खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। कहता है कि क्या आप खेती बाड़ी पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं। तो क्या आप खेती बाड़ी पे जो डिपेंड करती है जो इंडस्ट्री, उनके नाम बता सकते हैं। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक ए टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस होते हैं मसाले हमारे, एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। तो कहता है कि इसके अलावा कुछ खेती उत्पादक जैसे चाय हो गया, काफ़ी हो गई, मसाले हो गए आदि भी निर्यात किए जाते हैं। तो स्पाइसेस हमारे मसाले होते हैं, तो इनको भी कहता है कि निर्यात किया जाता है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। तो कहता है कि जो खेती बाड़ी है हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, मीन्स की पुरानी आर्थिक क्रिया है हमारे देश की। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल्स होता है तकनीकी या प्रयोग की, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस। हाँ जी, तो कहता है कि पिछले हज़ारों सालों के दौरान जो भौतिक पर्यावरण है, मीन्स कि हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, और प्रयोग की हमारा टेक्नोलॉजिकल हो गया, और कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सोशो कल्चर हो गया हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के जो अनुसार खेती करने की जो विधियां थी ना, उसमें सार्थक परिवर्तन हुए हैं। मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। तो पहले जिस तरह की खेती करते थे उसमें बहुत ज़्यादा अब परिवर्तन हो चुके हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप्स। तो कहता है कि जीवन निर्वाह खेती से लेकर जो वन्य खेती तक कृषि में, जो खेती बाड़ी में बहुत सारे प्रकार हैं इसके, अनेक प्रकार हैं इसके, कह सकते हैं। तो जो फार्मिंग कहता है कि वेरी हुई है सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप्स। तो सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, तो हम आगे देखेंगे।
at present in the different part of India the following farming systems are practiced। तो कहता है कि वर्तमान समय में जो भारत में अलग अलग भागों में निम्नलिखित प्रकार की जो कृषि को अपनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी आ जाती है? हाँ जी, तो प्रिमिटिव्स क्या होता है? प्राचीन, पुरानी जो होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कहता है कि इस प्रकार की जो खेती बाड़ी है ना, भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी की जाती है। ठीक है, एट प्रेजेंट भी इस तरह की खेती भारत के कुछ हिस्सों में की जाती है। तो आगे हमारा आ गया प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। हाँ जी, तो कहता है कि प्राइमिटिव्स होता है हमारी प्राचीन, ठीक है, जो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भी बोल देते हैं इसको। तो प्राइमिटिव सब्सटेंस जो फार्मिंग है ना, जो एग्रीकल्चर है, तो इसको प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती बाड़ी भी कह देते हैं। इसका मतलब है कि पुराने समय में जो लोग थे ना, अपने जीवन का गुजारा करने के लिए खेती करते थे, ना कि उसको मार्केट में बेचने के लिए। जितना अनाज की उनको ज़रूरत होती थी, ठीक है, उतना वो पैदा कर लेते थे। उसको प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो कहता है कि जो प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है ना, जीवन निर्वाह कृषि जिसको बोल देते हैं, भूमि के ना ज़मीन के छोटे हिस्सों पर जो पुराने औजार होते हैं, प्राइमिटिव टूल्स हो गए, जैसे हो गया, डाउ हो गया, डिगिंग स्टिक हो गया। ठीक है, तो डाउ जो होता है हल होता है, लकड़ी का जो हल होता है, ठीक है, और खुदाई करने वाली जो छड़ी होती है, एक स्टिक होती थी। तो इसके अलावा जो फैमिली होती है उनकी वह, और कम्युनिटी जो उस समय की कम्युनिटी होती है, संस्था होती है, उनकी लेबर की सहायता से ये खेती की जाती थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें पुराने औजार जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो फैमिली है, खुद फैमिली या कम्युनिटी जो पूरी की पूरी संस्था है, वो इसमें इन्वॉल्व होती थी, वो इसमें खुद लेबर करती थी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। तो कहता है कि इस तरह की जो खेती बाड़ी होती है मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, तो जो ज़मीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड सूटेबिलिटीज़ ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो कहता है कि दूसरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है ना, उस पर डिपेंड करती है। हाँ जी, तो कहता है कि इस प्रकार की जो खेती बाड़ी है ना, वो मानसून के ऊपर, मिट्टी की जो प्राकृतिक कुदरती जो उपजाऊ शक्ति है उसके ऊपर, ठीक है, और कहता है कि फसल उगाने के लिए जो कई प्रकार के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए फसल के। तो उपयोगिता पर निर्भर करती है, प्राकृतिक उपयोगिता पर निर्भर करती है, कि इन्वायरमेंटल कंडीशन पर निर्भर करती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की खेती बाड़ी में कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं किए जाते थे। जैसे अब बहुत सारे किसान उगाते हैं, तो स्टार्टिंग में फसलों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते। तो ये सिंपल टूल से की जाती है, ठीक है, तो पुराने टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फैमिली लेबर होती है इसमें, या कम्युनिटी होती है, ठीक है, और ये मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुदरती जो उपजाऊ शक्ति ज़मीन की होती है उसमें ये ग्रो की जाती है। इट इज़ आ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो कहता है कि यह स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हाँ जी, कहता है कि ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न क्या एग्रीकल्चर होती है कि किसान ना पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे हिस्सों पे खेती बाड़ी करता है। तो वो क्या करता है कि जो जंगल है उनको साफ़ कर लेता है, छोटे हिस्से में से जंगल, और वहाँ की जो लकड़ी वगैरह होती है उसको जला देता है वहाँ पे,
ठीक है। तो उसके बाद जो जलाए हुई राख वगैरह होती है उस मिट्टी में उसको मिक्स करके वहाँ पे वो फसल उगाता है। तो इस तरह की जो खेती बाड़ी होती है ना उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोल देते हैं। तो फार्मर्स क्लियर अ पैचेस ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। हाँ जी, कहता है कि जो किसान है ना, जो किसान होते हैं ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करके उस पर अपने परिवार के जो पालन पोषण के लिए अनाज के अलावा और जो फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, फूड क्रॉप्स होती हैं उनको उगाते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरह की जो भी फूड क्रॉप्स आ जाती हैं उनको उगाते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, तो कहता है कि जब जो ज़मीन की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है ना, द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो जो किसान होते हैं ना, वहाँ के जो किसान वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, उस जगह को छोड़ जाते हैं और नई जगह पे जाके नया जो एक पैच ज़मीन का टुकड़ा लेके उसको साफ़ करते हैं, तो उसके ऊपर फिर से खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रीप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। तो कहता है कि इस तरह की जो शिफ्टिंग खेती बाड़ी होती है ना, तो कुदरत को दोबारा से उस ज़मीन की फर्टिलिटी उत्पादन शक्ति को बनाने में हेल्प करती है। हाँ जी, तो इस प्रकार की क्रिया से क्या होता है कि जो मिट्टी की उत्पादन शक्ति है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, बार बार उसी पे खेती नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो उसमें एयर वगैरह मिक्स हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी की उत्पादन शक्ति बढ़ती है थ्रू नेचुरल प्रोसेस, तो कुदरती प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ज़मीन पे इस तरह खेती की जाती है, उस ज़मीन को बाद में खाली छोड़ दिया जाता है जब उसकी उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, नई ज़मीन पर जाके खेती शुरू कर देते हैं। जो पुरानी ज़मीन होती है ना, धीरे धीरे फिर से वो अपनी जो कुदरत के द्वारा, ठीक है, कुदरती तौर पे अपनी जो उपजाऊ शक्ति है उसको प्राप्त करना शुरू कर देती है, फिर से वो उपजाऊ होना शुरू हो जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो एज द फार्मर्स डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। तो कहता है कि जो इस प्रकार की खेती बाड़ी होती है ना, तो उसमें जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो कम होती है। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि किसान इसमें ना तो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, ठीक है, ना ही कोई मॉडर्न तकनीक का यूज़ करता है। इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कहता है कि देश के अलग अलग भागों में इस तरह की खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग? तो कहता है कि हाँ जी, क्या आप इस प्रकार की खेती का नाम बता सकते हैं? कहता है कि क्या आप इस प्रकार की खेती का नाम बता सकते हैं? हाँ जी, तो कहता है कि इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। तो कहता है कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं ना, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें हमारे असम, मेघालय, मिज़ोरम आ जाते हैं और नागालैंड आ जाते हैं, तो इसे झूम कहा जाता है। तो इन एरिया में इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है? झूम बोला जाता है। तो आगे हमारा आ गया, तो मणिपुर में इसको पामलू बोला जाता है। तो मणिपुर में इसमें पामलू बोला जाता है। तो दीपा कहा जाता है इसको। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी, ठीक है। तो दीपा कहा जाता है इसको, बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में भी। हाँ जी, हाँ जी, झूमिंग। तो कहता है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा। तो मिल्पा कहा जाता है इन मैक्सिको में। तो मैक्सिको में इसको क्या बोला जाता है? मिल्पा। हाँ जी, तो सेंट्रल अमेरिका में भी इसको मिल्पा बोला जाता है। क्लियर है? तो सेंट्रल जो अमेरिका है, मीन्स कि हमारी जो मध्य अमेरिका है, उसमें भी इसको मिल्पा बोला जाता है। तो उसके आगे बोलता है कि
वेंजूलिया में, ठीक है, वेंजूलिया जो है ना, वेंजूलिया में इसको कनुको बोला जाता है। तो वेंजूलिया में इसको क्या बोला जाता है? कनुको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील में इसको रोका बोला जाता है, ब्राज़ील में इसको रोका बोला जाता है। मध्य अफ्रीका में इसको मसोले, तो मध्य अफ्रीका में इसको क्या बोला जाता है? मसोले बोला जाता है। तो इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है, इंडोनेशिया में इसको लदांग बोला जाता है। और वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। तो वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो कहता है कि इन इंडिया, तो भारत में, ठीक है, दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड, तो इस प्रकार की किस्म की खेती को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कहता है कि मध्य प्रदेश में बेबर, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा या पोडू या पेडा बोला जाता है। तो उड़ीसा में इसको पामा डाबो, पामा डाबी, ठीक है, तो उड़ीसा में इसको पामा डाबी या कोमान, पामा डाबी या कोमान या बरीगा बोला जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा में इसको पामा डाबी या कोमान या बरीगा बोला जाता है। तो पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से इसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी। तो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान में इसको वालरे, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे इसको वालरे के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा हिमालय के क्षेत्र में लिख, हिमालय के क्षेत्र में इसको लिख के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में कुरावा, झारखंड में कुरावा, और उत्तर पूर्वी जो प्रदेशों में इसको झूम आदि के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो ये स्लैश एंड बर्निंग जो खेती बाड़ी है उसकी एक पिक्चर दी हुई है। हाँ जी, रिंजा, यहाँ पे एक स्टोरी आ गई है। अब रिंजा lived with her family in a small village at the outskirts of डिफू इन असम। तो कहता है कि रिंजा असम के डिफू के बाहरी जो क्षेत्र है ना उसमें रहती है अपने परिवार के साथ, ठीक है। तो जो रिंजा है असम, जो डिफू के बाहरी क्षेत्र है ना असम में, तो वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहती है। शी इंजॉय, कहता है कि शी इंजॉयज watching our family members clearing, slashing and burning a patches of land for cultivation। हाँ जी, तो कहता है कि वह अपने परिवार के जो सदस्यों द्वारा ना जो एक भूमि का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है, उन पर उगी हुई जो वनस्पति को काट कर और जलाकर साफ करते देख रही है और वो आनंद ले रही है, ठीक है, आनंद का अनुभव कर रही है। शी ऑफन हेल्प देम इन इरीगेटिंग, इरीगेटिंग तो सिंचाई करना, इरीगेटिंग द फील्ड विद वाटर रनिंग थ्रू ए बैम्बो कैनल फ्रॉम द नियर बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है झरना। तो कहता है कि वह अपने परिवार के जो सदस्य हैं ना उनके परिवार के मेंबरों के साथ जो बांस के नाले द्वारा, ठीक है, झरने से पानी लाकर खेतों को सिंचाई करने में सहायता करती है। तो वहाँ पे झरने से ना बांस जो होते हैं उनको काट कर वहाँ से बांस के द्वारा खेतों में पानी पहुँचाया जाता है, तो उसमें वो हेल्प करती है। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वांट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज शी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द declining fertility of the soil and her family's research for fresh a patch of land in the next season। हाँ जी, कहता है कि जो अपना सराउंडिंग होता है, अपने चारों तरफ जो एरिया है ना उससे लगाव रखती है वह, ठीक है, तो वह उससे लगाव रखती है। तो वह चाहती है कि जब तक वो रह सके वहाँ रहे, तो उस एरिया में जब तक संभव हो यहाँ पर रहना चाहती है वो। तो परंतु इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि परंतु छोटी सी बच्ची को जो अपने खेती में जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है ना, ठीक है, घटती उपजाऊ शक्ति है, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है।
ठीक है, तो वो उस एरिया के साथ लगाव रखती है, ठीक है, पर उस जो एरिया है ना, उसकी जो मिट्टी है उसकी जो कम होती जो गुणवत्ता शक्ति है ना, उसके बारे में उसको पता नहीं है। तो इसी के कारण उसके परिवार जो है ना, उसको अगले जो साल जो है ना नई भूमि का टुकड़े की तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ जो सराउंडिंग है उससे लगाव हो गया उसको, यहाँ वह तब तक रहना चाहती है जब तक संभव हो, पर उसको जो उस एरिया की ज़मीन का टुकड़ा है ना, उसकी जो उपजाऊ शक्ति कम हो रही है उसके बारे में पता नहीं है। तो उसकी जो फैमिली है, ठीक है, जो उसकी जो फैमिली है वो अगले साल भूमि का नया टुकड़ा जो है उसकी तलाश करने में निकल जाएगी। हाँ जी, कहता है कैन यू नेम द टाइप्स ऑफ फार्मिंग रिंजाज फैमिली इज़ एंगेज्ड इन। तो क्या आप कहता बता सकते हैं कि जो रिंजा का परिवार किस प्रकार की खेती करता है, ठीक है, तो किस प्रकार की खेती में इन्वॉल्व है, लगा हुआ है। हाँ जी, तो कैन यू इन लिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। तो कहता है कि क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हो जो इस प्रकार की जो खेती बाड़ी में उगाए जाते हैं। हाँ जी, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो इस तरह की जो खेती होती है ना, उस एरिया में की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव होता है, ठीक है, तो जहाँ पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो खेती होती ना, उन जो एरिया में उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पे भूमि के ऊपर जनसंख्या का जो दबाव होता है ना वो अधिक होता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मीन्स कि इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो कहता है कि इसमें जो लेबर इंटेंसिव खेती होती है और इसके अलावा इसमें हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल मीन्स कि जैविक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा सिंचाई का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि एक तो जैविक रसायन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो कहता है कि कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। तो कहता है कि क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां यह इस प्रकार की जो खेती की जाती है। हाँ जी, तो आगे कहता है कि थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज uneconomically. The farmers continue to take maximum outputs from the limited lands in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agriculture land. हाँ जी, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है कि विरासत या विरासती अधिकार, मीन्स कि जो ज़मीन आपके परदादा की थी वो आपके दादा को मिली, दादा से आपके फादर को मिली, आगे आपको मिलेगी। तो मीन्स कि विरासत से जो ज़मीन मिलती आ रही ना वो इसमें आ जाती है। तो वो कह रहा है कि भूमि की मालकी के आधार पे और विरासत के जो अधिकार है ना, भूमि की मालकी के आधार पे, पहले आपके दादा की ज़मीन थी, उसके बाद फादर की होगी, अब आपकी होगी। इस तरह कहता है कि इसके अधिकार के कारण ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो ज़मीन होती ना हमारी, ठीक है, उसी ज़मीन के ऊपर हम खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक तो उस ज़मीन का आकार छोटा हो रहा है, दूसरा कि उससे अब लाभ जो होता है ना उतना लाभ नहीं दे रही वो ज़मीन, ठीक है। और कहता है कि किसानों के पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है, और कोई रोज़गार नहीं है, इसीलिए वो जो ज़मीन होती ना उसी ज़मीन के ऊपर से वो ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उससे जितनी भी ज़्यादा पैदावार लें वो उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अंत जो खेती बाड़ी भूमि है ना उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। मीन्स कि आपके ग्रैंडफादर के पास 100 एकड़ ज़मीन थी, आगे जाके उसके दो पुत्र हो गए, एक आपका फादर हो गया, एक आपका भाई हो गया, उसका भाई हो गया फादर का, ठीक है, उसमें वो बट गई। तो 100 एकड़
आगे जाके 50-50 एकड़ आ गई, 50-50 एकड़ को आगे फिर 4 हिस्सों में, उनके 4 पुत्र हैं तो 4-4 हिस्सों में बांट दो, तो फिर कितने 25-25 एकड़ आएगी, 25-25 एकड़ आगे उनके 4-4 पुत्र हैं तो उसमें बांट दो। तो इस तरह कहता है कि एक ज़मीन का आकार छोटा होता जा रहा है एक मालिकी के आधार पे, ठीक है। इस तरह ज़मीन जो कम रहती जा रही है और उसके ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो और कोई काम कर सके, तो वही खेती लायक जो ज़मीन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा ना वो पैदावार लेने के लिए जो भूमि होती है, खेती योग भूमि है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया कमर्शियल फार्मिंग, तो इसको वंजीय कृषि भी बोल देते हैं हिंदी में। तो कहता है कि द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, फॉर एग्जांपल हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी HYV, ठीक है। तो ये सीड्स ये होते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के जो सीड आ जाते हैं ना, बीज आ जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गया, इंसेक्टिसाइड्स आ गया एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। हाँ जी, तो कहता है कि इस प्रकार की जो खेती बाड़ी ना, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि आधुनिक निवेश, जैसे कि कहता है कि ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज, ठीक है, तो हाई यील्ड वैरायटी जो HYV सीड्स होते हैं ना, तो ये ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज होते हैं, आधुनिक बीज जिसके ऊपर रिसर्च करके साइंटिस्ट उसको बहुत बढ़िया बीज बना देते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि ना हाइब्रिड बीज आते हैं, ठीक है, तो लेमन के बीज आते हैं, एक लेमन होता है कि उसमें सीड ही नहीं होते, बीज नहीं होते, तो इस तरह की हाई क्वालिटी के बीज बना देते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद कहता है कि इसके अलावा जो बीज यूज़ करते हैं और रासायनिक खादें वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं, तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए, तो ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए इन सभी का वो प्रयोग करते हैं इसमें। तो आगे कहता है कि द डिग्रीज ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज a commercial crop in Punjab and Haryana, but in Odisha it is subsistence crops। तो कहता है कि हाँ जी, कहता है कि जो खेती बाड़ी के वंजीकरण का जो स्तर होता है ना, वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो इसके वंजीकरण का स्तर होता है जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है। कहता है कि उदाहरण के लिए जो पंजाब एंड हरियाणा में, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा में राइस है, ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा में जो चावल है वो कमर्शियल क्रॉप्स है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें उड़ीसा में, तो ये वहाँ की जीविका फसल आ जाती है, मीन की सब्सटेंस फार्मिंग आती है, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल में मेन पर्पज़ क्या होता है कि फसल को बेचना और लाभ प्राप्त करना, ठीक है। सब्सटेंस फार्मिंग में क्या था हमारा कि हमारे जीवन को गुजारने के लिए, ठीक है, अपने जीवन की ज़रूरतें पूरा करने के लिए उतनी पैदावार करनी, ठीक है, अपनी हमारी फैमिली का गुजारा हो जाए, तो वो सब्सटेंस होती है। तो कमर्शियल में हम जो फसल होती है उसमें ज़्यादा उत्पादन लेके उसको बाज़ार में बेचना और प्रॉफिट प्राप्त करना होता है। तो इन दोनों में मेन ये डिफरेंस है, तो ये याद रखना। हाँ जी, आगे कहता है कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अदर रीजन, ठीक है। तो कहता है कि क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हो जो एक प्रदेश में तो वंजीय मीन्स की कमर्शियल फसल के रूप में बोई जाती है और दूसरे प्रदेशों में जीविका फसल मीन्स की सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में बोई जाती है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन होता है पौधे लगाना, ठीक है, इसको रोपण भी बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में रोपण कृषि भी बोल देते हैं इसको। कहता है कि पौधे लगाना जो होता है, जहाँ इसको रोपण जो कृषि होती खेती बाड़ी होती है, वह भी एक कमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप है, ठीक है, उसकी एक प्रकार है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कहता है कि इस तरह की खेती बाड़ी में अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो एक सिंगल क्रॉप्स मीन्स कि एक ही क्रॉप बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है,
तो क्लियर है, एक ही तरह की क्रॉप बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है। हाँ जी, तो कहता है कि द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो कहता है कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी है, वो कहता है कि इंडस्ट्री और कहता है कि खेती बाड़ी के बीच एक इंटरफेस है, ठीक है। तो कहता है कि जो कमर्शियल फार्मिंग है, उद्योगों के बीच में और खेती बाड़ी के बीच में एक इंटरफेरेंस है। हाँ जी, आगे कहता है कि प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, तो यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। तो कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होती कि ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है इसमें, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो कहता है कि जो कमर्शियल जो खेती बाड़ी होती है ना, तो कमर्शियल खेती होती है तो व्यापक क्षेत्र में बहुत बड़े एरिया में की जाती है, तो जो अधिक पूंजी और ज़्यादा मज़दूरों की सहायता से की जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उनके द्वारा ये खेती की जाती है। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो कहता है कि इससे प्राप्त जो भी इसमें जो फसल उगाई जाती है, ठीक है, इससे प्राप्त उत्पादन जो होता है, ठीक है, उन सभी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे फसल उगाई जाती है उसका प्रयोग इंडस्ट्री में किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। हाँ जी, तो प्रोड्यूस होती उपज, जो भी उपज होती है ना इस खेती में, उस सभी का जो प्रयोग है इंडस्ट्री में किया जाता है कच्चे माल के रूप में। हाँ जी, तो आगे कहता है कि इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो हमारे इंडिया में, ठीक है, तो कहता है कि चाय होगी, कॉफ़ी होगी, रबड़ होगी, शुगर केन और बनाना, ये आदि ये सारे इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। आगे कहते हैं टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। हाँ जी, कहता है कि असम और उत्तरी बंगाल में चाय, ठीक है, टी होगी हमारी, कर्नाटका में काफ़ी, यहाँ की जो मुख्य प्लांटेशन क्रॉप्स है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो अब जल्दी से इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर आ गया पहला हमारा। तो कहता है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग ऑफ सॉयल। तो कहता है आर्ट और साइंस होती है कल्टिवेटिंग ऑफ सॉयल, मीन्स कि मिट्टी की खेती करने की, ठीक है। रेजिंग क्रॉप्स मीन्स होता है कि फसलें उगाना, एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक होता है हमारा पशुधन, जिसमें भेड़, बकरी, गायें, ठीक है, वो सारे जानवर आ जाते हैं जो हम पालते हैं हमारे प्रॉफिट के लिए, इंक्लूडिंग फिशिंग एंड फॉरेस्ट। तो कहता है कि एग्रीकल्चर जो होता है मिट्टी की खेती करने, फसल उगाने और मछली पकड़ने और जंगलों सहित पशुओं को पालने की एक कला है। तो ये एक आर्ट और साइंस है, ठीक है। तो याद रखना, एक लाइन में पूरा मीनिंग दिया हुआ है। प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एग्रीकल्चर क्या होती है, तो फार्मिंग बोल सकते हो, एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्राइमेटिव टूल्स। तो कहता है कि ये स्मॉल छोटे जो एरिया पे की जाती है, छोटे ज़मीन के जो टुकड़ा होता है ना उसके ऊपर की जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, प्राइमेटिव टूल्स। प्राइमेटिव होता है प्राचीन पुराने टूल्स के औजारों की मदद से, लाइक कहता है हो होता है जिसमें डाव हो गया, एंड डिगिंग स्टिक। तो ये पुराने जो औजार हैं इनके नाम हैं, इनकी सहायता से ये की जाती है। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, तो इसमें पूरी फैमिली लेबर के रूप में काम करती है, या कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी जो कम्युनिटी में वो सारे लोग रहते हैं वो पूरी की पूरी कम्युनिटी लेबर के रूप में काम करती है, ठीक है। तो आगे हमारा आ गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो ये कहता है कि ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। तो फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड। तो कहता है कि जो किसान होते हैं ना, पैच ऑफ लैंड, ज़मीन का एक हिस्सा साफ कर लेते हैं, एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू
सस्टेन देयर फैमिली। तो कहता है कि इसमें किसान ना, हाँ जी, तो इसमें जो किसान होता है ना अपने परिवार को बनाए रखने के लिए भूमि का एक टुकड़ा साफ करता है और अनाज और अन्य जो फूड प्रोडक्ट होते हैं ना वो वहाँ पे उनका उत्पादन करता है। ठीक है, एक ज़मीन का हिस्सा साफ करता है, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे खेती करता है। खेती किसकी करता है? अनाज की करता है और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी खेती करता है। क्लियर है। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, तो कहता है कि जब जो मिट्टी की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो कहता है तो किसान खेती के लिए भूमि के एक नए पैच को, मीन्स की छोटे टुकड़े को ढूंढता है और वहाँ पे जाके खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। हाँ जी, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होती है? फार्मिंग इन विच फार्मर ग्रोस द क्रॉप विद द एम ऑफ सेलिंग इन द मार्केट। तो याद रखना कमर्शियल वंजीय होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फार्मिंग होती है, खेती बाड़ी होती है, तो जिसमें जो फार्मर होता है ना उसका मेन जो एम होता है कि फसल को मार्केट में बेचना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इसमें स्पेशल जो होता है ना मेन एम जो होता है, तो पर्पज़ होता है कि मार्केट में फसल को बेचना और उसके जो पैसा कमाना होता है। खेती जिसमें किसान फसल को बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से उगाता है। ठीक है, वह खेती जिसमें जो किसान होता है फसल को बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से उगाता है। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन एरिया वेयर पॉपुलेशन इज़ थिक। तो कहता है कि यह वह एरिया में की जाती है जहाँ पे जो जनसंख्या घनी होती है, ज़्यादा जनसंख्या होती है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, तो कहता है कि ये लेबर इंटेंसिव होती है, इसमें ज़्यादा लेबर लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या घनी होती है और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। तो आगे हमारा आ गया प्लांटेशन। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो कहता है कि कमर्शियल फार्मिंग की एक प्रकार है, उनकी टाइप है, इन विच ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो इसमें बहुत बड़े एरिए पे एक प्रकार की ही फसल उगाई जाती है। तो यह एक प्रकार की व्यवसायिक खेती है, कमर्शियल हो गया। ठीक है, जिसमें एक बड़े हिस्से में, बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो क्लियर है। तो आगे हमारा आ गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फार्मर क्लियर द फॉरेस्ट लैंड एंड यूज इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो कहता है कि ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की एक टाइप है, इसमें फार्मर क्या करता है? क्लियर करता है, साफ़ करता है फॉरेस्ट लैंड का, ज़मीन का एक हिस्सा, एंड यूज़ इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। तो जो हिस्सा साफ़ करता है उसको फसल उगाने के लिए प्रयोग करता है। द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर 2 और 3 ईयर्स। तो उसी एरिया पे जो साफ़ किया एरिया होता है वहाँ पे वो 2 और 3 साल फसलें उगाता है। व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल डिक्रीजेज। तो फर्टिलिटी होता है उसकी उत्पादन शक्ति जब कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीजेज मीन कि कम होना शुरू हो जाती है। द फार्मर शिफ्ट टू ए न्यू लैंड। तो फार्मर उस ज़मीन को छोड़ के नई ज़मीन के ऊपर चला जाता है। तो ये बार बार आ रहा है, तो इसको ध्यान से करना, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।